हमारा देश 72,000 मिलियन लीटर्स का सीवेज डेली जनरेट करता है। नीति आयोग ने जो रिपोर्ट निकाला था कि हमारे देश में 21 से ज्यादा मेजर सिटीज विल रन आउट ऑफ वाटर इफ वी डू नॉट चेंज द ट्रेंड। तो इस बॉटल में जो ड्रिंकिंग वाटर है, इसको बनाने में 10 लीटर पानी अगर हमने आरओ से पास किया, 3 लीटर पानी आगे निकलेगा हमारे यूज के लिए, 7 लीटर पानी रिजेक्ट होगा, जिसमें सारा पोल्यूटेंट रहेगा। एक जीन्स पैंट हम पहनते हैं, उसमें 8,000 लीटर पानी लगता है बनाने के लिए। हर एक डेटा सेंटर करोड़ों लीटर पानी यूज करता है। दिन ऐसा आएगा जहां पर कल हम नल खोलेंगे, उसमें से पानी नहीं निकलेगा। थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल लेवल पे समझते हैं सर कि दुनिया में पानी को कोई कंट्रोल कर रहा है या सबसे अच्छा पानी का रिजर्व कहीं पर है? उनके पास इनलैंड फ्रेश वाटर रिजर्व है नहीं, तो जितना भी पानी उनके पास है डिसैलिनेटेड है, जिसपे ऑलरेडी खर्चा हो चुका है, उस पानी को वो बार बार ट्रीट करके रीयूज करके अपसाइकल करते हैं। हैज समथिंग कॉल्ड न्यू वाटर। तो सर ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री कैसे मैनेज करती है? भारत में पानी की क्या स्थिति है सर? मैं खुद जानता हूं ऐसे इंडस्ट्रीज को जो साउथ में है, जो पूरे 7 के 7 दिन अपनी इंडस्ट्री चला नहीं पाते हैं। उनके पास उतना पानी है नहीं, और जो पानी प्रदूषित पानी जनरेट हो रहा है उसको वो रिकवर करके रीयूज भी नहीं कर पा रहे। दुनिया में कई लोगों ने सोल्यूशन खोजे होंगे, आपका क्या सोल्यूशन है? तो हमने इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ट्रीटमेंट चालू की, जिसको हम आज बुलाते हैं। सर इतना कमाल की टेक्नोलॉजी के साथ आप काम कर रहे हैं, इतना बड़ा सोल्यूशन आपके पास है। आज के डेट पे सीवेज वाटर हमने जो इलेक्ट्रिकल रिएक्टर बनाया है, सिर्फ 40 सेकंड में वो पानी को एनजीटी ने जो नॉर्म्स बताए उससे 3 गुना बेहतर नॉर्म तक पहुंचा रहा है। सीवेज का काला पानी, वो पीने लायक पानी आप कितनी देर में बनाते हैं? फास्ट फैशन, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब जो इंडस्ट्रीज है में बहुत वाटर वेस्ट होता होगा। कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी फैक्ट्री हो, घर हो, कुछ भी हो, अगर उधर आप पानी को यूज कर रहे हैं तो आप वेस्ट वाटर जनरेट करेंगे, और वो वेस्ट वाटर हम ट्रीट करके आपको रीयूजेबल फॉर्म में वापस देंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में। दुनिया के अंदर, भारत के अंदर आप एक बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा मुद्दा सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही मुश्किल होता है इस बारे में समझना, इसकी गहराई के बारे में समझना कि पानी, वाटर, जल, ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग इतना ध्यान नहीं देते। घर में एक आरओ लगा लेते हैं और दुनिया की समस्याओं से काफी दूर हो जाते हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो इंडिया के लेवल पे, दुनिया के लेवल पे बहुत ही कमाल का काम है। और आप जितना मैं समझ पा रहा हूं आपके काम को, आप पानी को शुद्ध कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं थ्रू ऑलमोस्ट अ वेरी न्यू एंड यूनिक प्रोसेस। तो धीरे धीरे आपकी कंपनी के बारे में, आपकी यात्रा कर रहे हैं, पानी की इंपॉर्टेंस के बारे में, क्या दुनिया के अंदर पानी की अहमियत आज की डेट में कहाँ क्या स्थिति है, इस पे चलेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने पॉडकास्ट पे। नमस्कार एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें इस चीज पे बातचीत करने का मौका दिया। पानी बहुत ही एक अहमियत रखने वाली चीज है हमारी जिंदगी में, और पानी को बचाना और पानी को सही तरीके से उसको हर जगह यूज करना, ये हमारा अपना कर्तव्य है और हमें इसी पथ पर आगे बढ़ना है। सो मैं बहुत खुश हूँ आज आपके साथ इस चीज पे बात कर पाऊंगा। जेके की तरफ से हमारी कोशिश रहती है सर कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात हो, पर्यावरण के बारे में बात हो, चीजों के बारे में बात हो। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो चीज के बारे में बहुत सुनता हूँ दुनिया के अंदर, कि वाटर इज गोइंग टू बी द न्यू ऑयल। बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा वाटर का, जिस तरह ऑयल का क्राइसिस आज देश दुनिया में है, वाटर का क्राइसिस होगा। बहुत प्रिविलेज लोगों के पास अच्छा पानी होगा, सबके पास अच्छा बेहतर पानी नहीं होगा। ये कितनी सही बात है और क्या है सर इसकी रियल पिक्चर आप हमें दिखाएं। आप इसके बारे में सोचिए कि हमारे देश में दुनिया की 18% की पॉपुलेशन है और फ्रेश वाटर सिर्फ 4% है। एंड जितना पानी दुनिया में अवेलेबल है उसमें से बहुत कम मात्रा यूजेबल पानी है, जिसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं, जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं पीने के लिए। और कितना यूजेबल है? आपका दुनिया में लिटरली आप बोल सकते हैं 3% से कम पानी इज यूजेबल एज फ्रेश वाटर, और उसमें भी बहुत कम संख्या हमारे पास आज के दिन पे ऐसा है कि उसमें से बहुत सारा पानी प्रदूषित हो चुका है। जो फ्रेश वाटर था उसको भी हम लोग अनफ्रेश कर चुके हैं, उसको भी हम
प्रदूषित कर चुके हैं, और उसको अभी यूज करने के लिए जो हमें खर्चा होता है, जितनी सिस्टम्स लगनी चाहिए उसके लिए, उसको भी टाइम लगता है। ये रिसोर्सेस हम हर जगह दे नहीं पा रहे हैं। सो एज एन एंटायर सिविलाइजेशन हम एक ऐसे पथ पर चल चुके हैं जहां पर हमारे पास एक दिन ऐसा आएगा जहां पर कल हम नल खोलेंगे, उसमें से पानी नहीं निकलेगा। इंडस्ट्रीज प्रोसेस करना चाहेंगी, पानी नहीं रहेगा, और हम ऐसे सिचुएशन में आने के बाद हम तब रिएक्ट करेंगे तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज जरूरी हो गया है कि हमें पानी को ट्रीट करना है। पानी को, जहां पर गंदा पानी जनरेट हो रहा है, उस पानी को रिसाइकल करके हमें यूज करना है। तो ये आज का एक मुद्दा बन चुका है, और आज के लिए बहुत अहमियत रखता है कि हम इस चीज पे काम करना शुरू करें, और सिर्फ हम नहीं, बहुत लोग इस पे काम करें। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा सर, जो बहुत ही लेमैन के सवाल होंगे, मुझे माफ करिएगा, आपको आपके लिए बच्चों वाले सवाल होंगे, लेकिन एक चीजों को समझने के लिए, दुनिया में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर ही है जो फ्रेश वाटर है, वो फिक्स्ड ही है? जी बिल्कुल, उसमें कुछ बढ़ोतरी घटोतरी नहीं हो रही है, मतलब वो फ्रेश कम हो सकता है, बढ़ नहीं रहा है। बिल्कुल। तो हमारे जितना पानी अपने पास दुनिया में है उतना ही है। यही पानी वाटर साइकिल के थ्रू घूम के हम यूज करते हैं, एवेपोरेट होता है, वापस से बारिश होती है, तो इसी में घूमता है। अभी इसी पानी के अंदर हमें जीना है, इसी पानी का सही प्रयोग करना है, सही जगहों पे प्रयोग करना है जी, तब जाके हम पानी हमारे लिए, सबके लिए अवेलेबल रहेगी। मात्र 3% पानी से पूरी दुनिया का काम चल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे ये समझाएं कि फ्रेश वाटर में और ये जो समंदर, ओशन, महासागर पड़े, इनके पानी में क्या फर्क है कि इसको फ्रेश वाटर बनाता है और वो फ्रेश वाटर नहीं है? क्या वो सॉल्ट का कंटेंट ही है? दैट इज इट? बिल्कुल। आप जब समंदर का पानी देखेंगे, उसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा है। हम इसको TDS बुलाते हैं जनरली, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स के नाम से, और उसको मेजर किया जाता है PPM में जी। तो सॉल्ट वाटर में इन जनरल अराउंड 40,000 PPM का टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स रहता है, और हम जो पानी पीते हैं उसमें 500 से 800 ppm, और जो RO से निकलता है उसमें सिर्फ 50 ppm के नीचे का सॉल्ट रहता है। तो ये अलग करता है। इसके अलावा हम जो पीने वाला पानी है उसमें कीटाणु नहीं रहते हैं, उसमें केमिकल्स नहीं रहती हैं जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हो सकती हैं। लेकिन सी वाटर में ये चीज हो सकती है, सब कुछ, क्योंकि सब कुछ जाके अल्टीमेटली सारे समंदर, पूरे समंदर में जाके सारा पानी जाके मिल रहा है। तो डिपेंड करता है कि आप समंदर में कौन सा रीजन देख रहे हैं, बट यही मेजर फर्क रह जाता है। और समंदर का पानी जो है उसे साफ करके पीने योग्य बनाने में बहुत खर्चा है। बिल्कुल, क्योंकि आपको उतना ज्यादा सॉल्ट पानी से निकालना पड़ रहा है, और पानी को प्रदूषण उसमें से हटाना पड़ रहा है। तो ये पानी जब हम समंदर से निकालते हैं, आज की डेट पे RO यूज होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन। ये प्रोसेस में एनर्जी लगती है, मेम्ब्रेन का खर्चा है उसको चलाने का, और ये वाला जो खर्चा है, ये नॉर्मल हमारा पानी का जो ट्रीटमेंट होता है उससे काफी ज्यादा महंगा है जी। एंड इसीलिए जब डिसैलिनेशन प्लांट की बात आती है किसी भी कोस्टल सिटी में, हमारे देश में भी अभी मुंबई में बातचीत चल रही है नए डिसैलिनेशन प्लांट के लिए, चेन्नई में ऑलरेडी लग चुका है और नए डिसैलिनेशन प्लांट्स की बातचीत चल रही है। उनका जो खर्चा और कितना टाइम लगता है प्लांट को लगाने में, वो एक बड़ा बॉटलनेक बन जाता है, और उसी को ओवरकम करने के लिए हम नए नए सोल्यूशंस, नए नए तरीकों की खोज में रहते हैं। ठीक बात है सर। तो मतलब ये मैं समझ जाऊंगी, जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम है, जो समंदर का पानी है उसे पीने योग्य बनाने में बहुत ज्यादा बड़ा खर्चा है, और ये पानी इस काबिल भी नहीं है कि इंडस्ट्रीज में यूज हो सके, क्योंकि मशीन्स को तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि आपके समंदर वाले पानी में क्लोराइड्स बहुत रहते हैं जी। क्लोराइड का प्रॉब्लम ये कि कोई भी मेटल सरफेस के ऊपर जाए या फिर नॉन मेटालिक सरफेस पे जाए, उसकी कोरोसिवनेस बहुत ज्यादा रहती है। तो हम जैसे हिंदी में बोलते हैं कि उस चीज, वो मेटल के सरफेस खा गया, जंग लग गया जी। वो चीज तो वो हो जाता है। तो आप रोज तो पाइप बदल नहीं सकते, या हर 10 दिन में, हर 20 दिन में, हर 30 दिन में पाइप बदल नहीं सकते हैं। तो उस पानी को यूज नहीं किया जा सकता एज इट इज, और आप किसी प्रोसेस में भी डालते हैं, अगर पानी में ऑलरेडी अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं, तो वो लोग उस प्रोसेस में उनके केमिकल्स के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, वो चीज देखना पड़ता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो उन मिनरल्स को पानी में रख ही नहीं सकते अपने केमिकल रिएक्शंस को सही तरीके से करने के लिए। इसीलिए इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी डायरेक्टली सलाइन वाटर यूज नहीं किया जा सकता है। हालांकि कुछ प्रोसेसेस हैं जहां पर ये हेल्प करते हैं, बट ज्यादातर प्रोसेसेस में उनको भी फ्रेश वाटर की जरूरत है। ठीक बात है सर। अब हमने ये समझ लिया कि दुनिया में किस तरह का पानी है, किस तरह का पानी यूज करने लायक है, किस तरह का पानी यूज करने लायक नहीं है। थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल लेवल पे समझते हैं सर कि दुनिया में पानी को कोई कंट्रोल कर रहा है, या सबसे अच्छा पानी का रिजर्व कहीं पर है। जैसे मैंने कुछ लेटली सुना कि ग्रीनलैंड के आसपास कुछ बहुत फ्रेश वाटर रिजर्व्स, और ग्रीनलैंड की लड़ाई आगे चल के फ्रेश वाटर रिजर्व्स को लेकर
तो दुनिया में पानी का, जियोपॉलिटिकली पानी का क्या हिसाब है सर, थोड़ा इस पे आप रोशनी डालें। आप देखिए कि जो लोग मतलब ट्रेडिशनली जिनके पास आइस लेयरिंग ज्यादा है, मतलब दे आर इन कोल्डर रीजन्स, जी जैसे आपने कनाडा देखा, दे हैव अ लॉट ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स, ग्लेशियर रिजर्व्स बहुत ज्यादा है, जी या फिर इंडिया में भी आप जब ब्रह्मपुत्र देखते हैं, हम्म, गंगा जी का जो जहां से प्रभाव होता है गंगोत्री से, गंगोत्री से ये सारे ग्लेशियल रिजर्व से आते हैं। जी So wherever in the world you have these very, you know, you have the polar regions or you have the glacial reserves, वहां पर, and especially in the colder regions, यहाँ पर आपके पास फ्रेश वाटर रिजर्व ज्यादा है। नाउ आप अगर पूरी दुनिया के ग्लोबल मैप में देखेंगे, ज्यादातर दुनिया एरिड और सेमी एरिड रीजन में है। मतलब क्या हो गया सर? एरिड और सेमी एरिड मतलब वहां पर आपके पास फ्रेश वाटर रिजर्व्स कम है, हाँ, इनलैंड रिजर्व्स नहीं है, रिवर्स कम है, और मोर इंपॉर्टेंटली वहां पर इवन टेम्परेचर भी ज्यादा है। जी सारे कंडीशंस ऐसे हैं कि आपके पास फ्रेश वाटर रिजर्व रहना कम है, बट आपके पास समंदर का पानी है। ओहो तो हम जब ये डिस्ट्रीब्यूशन दुनिया में देखते हैं, फ्रेश वाटर रिजर्व बहुत कम कंट्रीज में, आप जैसे ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के पूरे लैंड मास में ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 90% के ऊपर जगह तो एरिड रीजन में आता है, पानी की, फ्रेश वाटर की से दूर है वो लोग, बहुत दूर है हाँ, फ्रेश वाटर से, उनके पास बहुत कम रिजर्व्स है। हाँ। इंडिया में वी आर स्टिल ब्लेस्ड कि हमारे पास मल्टीपल रिवर्स जा रही है अंदर से, बट आज के डेट पे हमारी पॉपुलेशन जहां तक पहुंच चुकी है, जी उतना वाटर जो रिवर्स में है वो भी ऑलरेडी प्रदूषित हो चुका है, हाँ। वो हम प्रॉपरली हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं करवा पा रहे यूज करने के लिए। इसी की वजह से पानी की तंगी हम फील कर रहे हैं हर जगह। सो द आइडिया इज कि जहां पर फ्रेश वाटर रिजर्व्स है वो लोग ऑलरेडी नेचुरली ब्लेस्ड है, लेकिन जहां पर फ्रेश वाटर की रिजर्व्स कम है, वहां पर हमें पानी बार बार एक ही पानी को कैसे रीयूज किया जा सके उस पर फोकस करना पड़ता है। तो सर ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री कैसे मैनेज करती है? अगर ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री की बात करते हैं, उनको डिसैलिनेशन के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है। प्रदूषित पानी जो निकलता है उस पानी को रिसाइकल करके रीयूज करते हैं। ये सारे जगहों में वो लोग कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट 50% से ज्यादा पानी, कुछ कंट्रीज है जो इसमें बहुत आगे, जैसे इजराइल, इजराइल में 90% ऑफ एग्रीकल्चरल वाटर कम्स फ्रॉम डिसैलिनेटेड वाटर और रिसाइकल्ड वाटर। वाओ। सिमिलरली सिंगापुर जैसे देश में देखिए, उनके पास भी, बिकॉज इतनी छोटी सी देश है, उनके पास इनलैंड फ्रेश वाटर रिजर्व ज्यादा है नहीं, तो जितना भी पानी उनके पास है डिसैलिनेटेड है, जिसपे ऑलरेडी खर्चा हो चुका है, उस पानी को वो बार बार ट्रीट करके, रीयूज करके अपसाइकल करते हैं और उसी से नए प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। इनफैक्ट सिंगापुर हैज समथिंग कॉल्ड न्यू वाटर, विच इज बेसिकली ट्रीटेड वाटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, जिससे वो लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बना पा रहे हैं। एंड दैट इज द पाथ जो दुनिया को लेना पड़ेगा। इनफैक्ट सारे देशों को इस चीज पे काम करना पड़ेगा। ठीक बात सर, कमाल की बात। अब समझते हैं, दुनिया समझ ली हमने, जो पॉलिटिकल एक अंदाजा लगा लिया, भारत में पानी की क्या स्थिति है सर? ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि जो रह रहे हैं, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई क्राइसिस है, भारत में पानी की क्या स्थिति है? एक तो आप उसकी कितना है पानी, इस लेयर पे बताइएगा ये बात, किस क्वालिटी का पानी है, किस तरह का माइंडसेट है हमारा पानी को लेकर, इन चीजों के बारे में सर मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा। आप अगर देखेंगे भारत को, 54% अपने लैंडमास का हाई वाटर रिस्क, हाई वाटर स्ट्रेस रीजन में आता है। इसका मतलब बताएं सर, हाई वाटर स्ट्रेस रीजन? हाई वाटर स्ट्रेस रीजन मतलब हमारे पास पर कैपिटा जितना पानी चाहिए, जैसे कि हमारी इंटरनल गाइडलाइंस है, CPHEO मैनुअल्स है या UN गाइडलाइंस है, हम एटलीस्ट अर्बन एरियाज में 130 to 164 लीटर्स के बीच में हर आदमी के लिए पर दिन का पानी जरूरत पड़ता है जी। ये अवेलेबल ही नहीं है। रूरल एरियाज में इसकी मात्रा अलग होती है, बट ये जो मिनिमम वाटर कंटेंट चाहिए एक आदमी को एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए, ये पानी अवेलेबल है नहीं आज के पास। और इनकी खाली पानी की अवेलेबिलिटी नहीं, पानी की सप्लाई करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम बहुत पीछे हैं। तो ये जो 54% ऑफ द कंट्री है, बिकॉज हम इन सब चीजों से, हमें पानी की इतनी तंगी है इन जगहों में, ऑलमोस्ट 60 करोड़ लोग देश में वाटर स्ट्रेस के रीजन्स में आते हैं, उनके ऊपर वाटर स्ट्रेस का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। आप पूरे सदर्न स्टेट्स को देखिए, तमिलनाडु पकड़ लीजिए, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, ये सारे स्टेट्स में हमेशा पानी का प्रॉब्लम रहा है। ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, ये सालों का प्रॉब्लम है। और इसी वजह से जो भी नदियां बहती हैं, जैसे कावेरी नदी, कर्नाटक और तमिलनाडु उसके ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनको अपनी इंडस्ट्री चलाने हैं, लोगों को सपोर्ट करना है, एग्रीकल्चर चलाना है। तो ये सारे मुद्दों पे आप जब देखेंगे, ये पानी बहुत क्रिटिकल हो जाता है, और इसका इम्पैक्ट हमें सिर्फ डेली एक्टिविटी पे नहीं, हमारे इंडस्ट्री, हमारे इकोनॉमी, हमारे GDP पे पड़ना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा सर इसके इफेक्ट के बारे में और बताएं कि किस तरह पानी की कमी से जो इम्पैक्ट होता है और उसके रिपल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, और किस तरह से वो स्टेट्स, वो नागरिक, वो गवर्नमेंट, वो लोग, वो रीजन पूरा किस तरह सफर करता है, देश किस तरह सफर करता है।
आप ये चीज देखिए कि आज के दिन पे अगर जैसे हम देखें टेक्सटाइल इंडस्ट्री जी जो वाटर इंटेंसिव है, मैं खुद जानता हूं ऐसे इंडस्ट्रीज को जो साउथ में है जो पूरे 7 के 7 दिन अपनी इंडस्ट्री चला नहीं पाते हैं। आज के डेट पे वो सिर्फ 4 या 5 दिन ही अपना फैक्ट्री चला पाते हैं, क्योंकि बाकी दिन चलाने के लिए उनके पास उतना पानी है नहीं, और जो पानी प्रदूषित पानी जनरेट हो रहा है उसको वो रिकवर करके रीयूज भी नहीं कर पा रहे हैं उस मात्रा तक। अभी फ्रेश वाटर सप्लाई सीमित है। ग्राउंड वाटर में बिकॉज हमारा पानी हमारे पास इतना कम था, जो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स अपने पास था, जो एक्विफर्स था, उसको भी हमने इतनी मात्रा में यूज कर दी है कि वो भी आसानी से अभी मिल नहीं रही है। इनफैक्ट नीति आयोग ने जो रिपोर्ट निकाला था उसमें उन्होंने बोला था कि हमारे देश में 21 से ज्यादा मेजर सिटीज विल रन आउट ऑफ वाटर इफ वी डू नॉट चेंज द ट्रेंड। तो दिस इज एन अलार्मिंग थिंग। यही चीज आप देखिए एक सिंपल एक स्टूडेंट के लाइफ में, जो लोग एरिड रीजन से या जिनके घर में पानी नहीं आ रहा, उनकी डेली एक्टिविटीज है। बच्चा स्कूल जाने के लिए भी सुबह अगर पानी नहीं होगा वो कैसे तैयार होगा, उनकी एक्टिविटीज कैसे होंगी, वो घर में कपड़ा कैसे धुलेगा, खाना कैसे बनेगा, इन छोटी छोटी चीजों के लिए अगर लोगों को दिन में अपना 3 घंटा 4 घंटा निकाल के देना पड़ेगा तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे देश में आज के डेट पे भी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल इन द लोअर मिडिल क्लास और द पुअरर सेक्शन। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बिकम्स अ वेरी फंडामेंटल थिंग, और अगर वो नहीं रहेगा तो लोग अपना प्रोडक्टिव आउटपुट दे ही नहीं पाएंगे, इंडस्ट्रियां चल नहीं पाएंगी, और अगर हमारा फैक्ट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो फैक्ट्रीज अगर चलेंगी ही नहीं तो लोगों को पेबैक नहीं मिलेगा, नई फैक्ट्रियां बनेंगी नहीं। जो बन चुकी हैं अभी हाल ही में हमारे सरकार ने ये बोला है कि हमारी स्टील कैपेसिटी को हमें 3 गुना बढ़ाना है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ाना है। अभी स्टील फैक्ट्री में आप अगर देखेंगे, अगर आप 15 मिलियन टन ऑफ स्टील की कैपेसिटी डाल रहे हैं या फिर 20 मिलियन टन की डाल रहे हैं, आप मिनिमम 2 से 3 करोड़ लीटर ऑफ पानी पर दिन आपका कंजम्पशन होगा और वो वेस्ट वाटर बन के निकलेगा। आप सोचिए कि हम बोल रहे हैं 3 गुना बढ़ाने के लिए, तो वो 10 करोड़ लीटर ऑफ पानी वेस्ट वाटर जैसा निकलने के लिए उनको 12-13 करोड़ अंदर डालना पड़ेगा। 12-13 करोड़ का एक्स्ट्रा पानी, जो 10 करोड़ लीटर ऑफ एक्स्ट्रा पानी यहाँ पर आ रहा है, वो पानी कहाँ से आएगा अगर हम पानी को रीयूज नहीं करेंगे? तो वो पानी जाएगा कहाँ सर? जो 10 करोड़ लीटर पानी निकला है वो जाएगा कहाँ? आज के दिन अगर आप देखेंगे, ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, जस्ट आप बोल सकते हैं कि 72% ऑफ ऑल द वेस्ट वाटर जनरेटेड अपने देश में वो अनट्रीटेड फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर जा रहा है, फिर से जा रहा है। कहीं कहीं पर प्लांट्स लगी हैं, वो प्लांट्स चल नहीं रही हैं, कहीं कहीं पर वो प्लांट्स आधा चल रहा है, कहीं कहीं पर प्लांट्स बिल्कुल लगे ही नहीं है। ओवरऑल आप देखेंगे तो इतना ज्यादा क्वांटम ऑफ पानी, मतलब अगर आप देखेंगे ऑन ए डेली बेसिस, हमारा देश 72,000 मिलियन लीटर्स का सीवेज डेली जनरेट करता है, ऑलमोस्ट 16,000 मिलियन से 17,000 मिलियन लीटर्स ऑफ एफ्लुएंट डेली जनरेट करता है। एफ्लुएंट क्या हो गया सर? एफ्लुएंट जो इंडस्ट्री के उस केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, जो खतरनाक केमिकल्स। 72,000 लीटर हम लोग घरों से सीवेज जनरेट करते हैं, 72,000 मिलियन लीटर पर डे, और 16,000 मिलियन लीटर पर डे फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। और ये पानी में से आप सोचिए 72% पानी अनट्रीटेड फ्रेश वाटर बॉडी को जा रहा है। इसका भी 72% अनट्रीटेड वापस चला जाता है। बिल्कुल। तो ये हमारे नदियों में जा रही है, हमारे तालाबों में जा रही है, हमारे समंदर में जा रहा है। तो समंदर में जाता है तो एक्वेटिक इकोसिस्टम अफेक्ट होता है, द फिशरीज डिपार्टमेंट इज हिट, इट इज अल्टीमेटली एंटरिंग अ फूड चेन। आप तालाबों में कर रहे हैं तो वो पानी और रूरल एरियाज यूज नहीं कर पाते हैं, शहर भी यूज नहीं कर पाता है। मुंबई में मीठी रिवर को देखिए, इट वाज अ नेचुरल वाटर रिसोर्स, इट वाज फ्लोइंग। इनफैक्ट मीठी, हमारा जब मुंबई में मानसून होता था, पानी तो मीठी से बाहर ड्रेन होता था, बट मीठी रिवर का सिचुएशन ऐसा है कि वो पानी छोड़िए, वो सॉलिड वेस्ट एक्स्ट्रा और लेने की कैपेसिटी में बाकी नहीं रहा है। उसमें इतना सॉलिड वेस्ट जमा हो चुका है, इतनी सिल्टिंग हो चुकी है कि उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी सिवियरली मतलब लिमिट हो चुकी है, वो और पानी ले ही नहीं पा रहा है उतना। तो इस हालत में, इस कगार पे हमने हमारे फ्रेश वाटर बॉडीज को लाके छोड़ा है, और इसी को हमें बदलना है। सर थोड़ा सा डिटेल में ये समझाएं कि मुंबई जैसे शहर का एज एन एग्जांपल लेते हुए, यहाँ पर फ्रेश वाटर किस फॉर्म में अवेलेबल होगा, एक साइकिल समझाएं कि फ्रेश वाटर किस तरह अवेलेबल है, किस तरह एक्सट्रैक्ट होता है, कहाँ जाता है, किन किन जगह पे यूज होता है, कहाँ निकलता है, कहाँ पे मिलता है, और फिर उसके बाद आपकी जर्नी में चलेंगे कि आप कैसे इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखिए, पानी के मेजर सोर्सेस में से एक है रेन वाटर जी, जो जहां पर हम मानसून डिपेंडेंट है। जिस साल मानसून बेहतर है उस साल रेन वाटर ज्यादा है। हमारे जो टैंक्स और स्टोरेज कैपेसिटीज है, जहां पर हमने जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटीज अपस्ट्रीम बना रखे हैं,
उधर पानी भरता है तो उधर से पानी शहरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हाँ। हमारा दूसरा पानी का सोर्स है हमारे इनलैंड वाटर बॉडीज, जहां से लेक्स हो, पॉन्ड्स हो, जहां से लोकल इकोसिस्टम्स को सर्विस किया जा सकता है। तीसरा वाटर रिसोर्स है ग्राउंड वाटर। मुंबई में कितनी लेक्स होंगी सर? मुंबई में मेजर लेक्स तो अभी अब शहरों, हमारे शहरों में मतलब मेजर एक पवई लेक इधर है जी। जो ये में आता है। फिर अप साइकिल आप जब पेन की तरफ जाते हैं उधर इनलैंड लेक्स कुछ है। सो आई एग्जैक्ट नंबर तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ इमीडिएटली, बट देयर आर क्वाइट अ फ्यू लेक्स, स्मॉल एंड बिग। उपवन लेक है थाने में। जो मुंबई का पूरा पानी का वो मेजरली पवई लेक पे डिपेंडेंट है सबसे। पवई इज वन ऑफ द मेजर लेक्स जहां पर से पानी भी ड्रॉ हो रहा है, सीवेज भी मेजर लेवल पे ट्रीट हो रहा है। अच्छा। So it is one major lake which is servicing the local ecosystem there. Similarly, थाने में लेक्स हैं। आप अगर मुंबई एंड द सबर्बन रीजन देखेंगे, just inland water bodies में there will be at least 7 or 8 large ones and multiple smaller ones. Correct. Yeah. Which are spread out all across of different sizes. But ultimately पानी इनमें भी अभी directly reusable form में नहीं रहा है। वो पानी बहुत स्ट्रगल हो रहा है। इनफैक्ट कभी-कभी हम बोलते हैं कि सरकार पानी क्यों ट्रीट नहीं कर पा रही है, लेकिन अभी टाइम ऐसा हो चुका है कि एक सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो टाइम लगता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर भी लिमिटेड हो गया है, इनलैंड वाटर रिजर्व्स पोल्यूटेड हैं, मॉनसून पे तो जो फाइनाइट वाटर आता था, हमारी रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि लोग गांव से शहर में आ रहे हैं, शहरों की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। बट शहर के पास जितना पानी स्टोर हो पाता था रिजर्वर में, वो पानी तो लिमिटेड था। कभी कभी रेनफॉल भी कम होते जा रहा है। तो अभी सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता था पहले, एक सेंट्रलाइज्ड प्लांट बनने के लिए 3 से 5 साल गुजर जाते हैं। जब तक प्लांट बनता है डिमांड उसका डबल हो चुका होता है। तो इसीलिए ज्यादा जरूरत पड़ जाता है कि हमारा पानी जो इन तीनों सोर्सेस से हमें मिल पा रहा है, उस पानी को हम कितना ज्यादा रीयूज कर सकें, कितना रिसाइकल कर सके, ताकि नया फ्रेश वाटर हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड इसीलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे भी इतना ज्यादा फोकस है, ताकि सिर्फ रिजर्वायर और कैचमेंट एरियाज पे नहीं, हर एक घर पे, हर एक बिल्डिंग में भी पानी स्टोर किया जा सके और वही पानी वो लोग अपने ग्राउंड वाटर रिजर्व को रिचार्ज करने में यूज कर सकते हैं। जी। तो ओवरऑल क्या होगा कि आपके पास आपकी जो अवेलेबिलिटी है पानी की वो बढ़ जाएगी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। एंड बिकॉज अच्छा पानी आपके पास ज्यादा एक्सेसिबल होगा, आपकी अफोर्डेबिलिटी ऑफ वाटर भी बढ़ जाएगी। जी जी। तो सब रेन वाटर के थ्रू पानी स्टोर होता है, इनलैंड वाटर के थ्रू होता है। अब ये पानी शहर में जाता है, अलग अलग काम के लिए यूज होता है। आपका डेली एक्टिविटीज हो गया, आपके इंडस्ट्रीज चल रहे हैं, आपके एस्टेब्लिशमेंट्स, ऑफिसेस, हर जगह पानी यूज होता है। कहीं पर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जनरेट हो रहा है, वो यूज होके कहीं पर वो टॉयलेट या फॉसेट से पानी फ्लशिंग में यूज कर रहे हैं, कहीं पर कूलिंग टावर चल रहा है, कहीं पर फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन या उत्पादन का काम चल रहा है। तो ये सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस में पानी यूज हो रहा है। ऑफ कोर्स हम पानी पीते हैं, हम उससे नहाते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, तो घरों को फ्लोर वॉशिंग किया जाता है, गाड़ियों को धोया जाता है। एक स्टैगरिंग नंबर ये है कि एक गाड़ी धुलने के लिए 240 लीटर यूज होता है। आप ये चीज सोचिए कि हमारे देश में 30 करोड़ गाड़ियां हैं, तो 30 करोड़ गाड़ियों में 240 अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे, छोटा नंबर नहीं है, और ये रोज धुलती हैं। सो हर एक एक्टिविटी में इतना ज्यादा पानी जब लगता है, एक जीन्स पैंट हम पहनते हैं उसमें 8000 लीटर पानी लगता है बनाने के लिए। एक जीन्स पैंट में 8000 लीटर, एक जीन्स पैंट में 8000 लीटर थ्रू आउट द डिफरेंट प्रोसेस साइकिल्स यूज होता है उसमें। सो हर एक कमोडिटी, हर एक प्रोडक्ट, हर एक सर्विस हम जो यूज कर रहे हैं उसमें पानी का इतना बड़ा रोल और कंट्रीब्यूशन है। So if we run out of water, everything that we are seeing around us, ये सारी कमोडिटीज हमारे लिए अवेलेबल होना बंद हो जाएंगी। हम अपना डेली लाइफ आगे नहीं ले पाएंगे। और इसीलिए जरूरत इस चीज का है कि हमारे पास जितना फाइनाइट वाटर रिजर्व है उसको रिकवर करके हम अपने वाटर बैलेंस को ज्यादा हेल्दी बनाएं, ताकि फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती जाए, वही पानी बार बार हम सर्कुलर लूप में यूज करें। वहीं से सर्कुलरिटी का कॉन्सेप्ट निकला, नेट वाटर न्यूट्रलिटी के लिए। इसलिए हमें आगे जाने की जरूरत है, ताकि हमें नए रेन वाटर, इससे ज्यादा ग्राउंड वाटर रिजर्व्स, इन सब पे हमारा डिपेंडेंस कम हो जाए। कमाल सर। तो अब इतनी बड़ी समस्या है सर जो आपने मुझे बताया, और मैं आपको सच बताऊं कि हम तो पानी पीते हैं, आरओ से साफ करते हैं, बॉटल रख लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। इस बड़ी पिक्चर को हम लोग शायद देख भी नहीं पा रहे थे, ना समझ पा रहे थे, ना इसका अंदाजा था। और अभी भी शायद हम लोग उस तरह से नहीं अंदर से डरे हैं जिस तरह से इसका डर हमें होना चाहिए कि किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम में कई सारे सोल्यूशन भी होंगे सर, दुनिया में कई लोगों ने सोल्यूशन खोजे होंगे। आपका क्या सोल्यूशन है, और दुनिया में किस तरह का सोल्यूशन है, और आपका सोल्यूशन दूसरा सोल्यूशन से कैसे डिफरेंट है? बेहतर तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, पर डिफरेंट कैसे है? आप अगर देखेंगे ज्यादातर दुनिया भर में 50 साल से ज्यादा का टाइम फ्रेम हो चुका है, इनफैक्ट उससे ज्यादा बहुत सारी टेक्नोलॉजी चलती आ रही है, जहां पर ज्यादातर लोग पानी ट्रीट करते हैं बैक्टीरिया और केमिकल्स यूज करके। जी।
हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बैक्टीरिया और केमिकल काम नहीं करता, डेफिनेटली काम करता है, बट उनके लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होते हैं जिससे वो अच्छे से काम करें। जी। ये सारे जो टेक्नोलॉजीज हैं, केमिकल ड्रिवन या बैक्टीरिया ड्रिवन टेक्नोलॉजीज, ये सेंट्रलाइज स्केल के लिए तैयार हुई थी। उसका मतलब ये कि हर एक बिल्डिंग से, हर एक एस्टेब्लिशमेंट से, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, घर हो, फैक्ट्री हो, हर जगह से पानी को हम कलेक्ट करके एक बड़े जगह पे लाएं, एक बड़े स्टोरेज टैंक में लाएं, उधर पानी कलेक्ट करके उनको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ट्रीट किया जाए। बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल, उसको अगर जो हमारा सीवेज जिसको बोलते हैं, बैक्टीरिया को अगर एमबीबीआर टेक्नोलॉजी में सीवेज ट्रीट करना है तो उसको 13 घंटा से 14 घंटा लग सकता है, कभी कभी कम भी लगता है, लेकिन आप अगर उसको अचानक 5 घंटा देंगे उससे हो नहीं पाएगा। तो जो एक कंडीशन चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, और अगर केमिकल वेस्ट वाटर की बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कभी कभी हमने देखा है कि 5 से 7 दिन लग जाते हैं, तो आपको उतना देर तो पानी स्टोर करना पड़ेगा। तो ये सारे जो टेक्नोलॉजीज हैं वो लार्ज स्केल पे सारे स्ट्रीम्स के पानी को इकट्ठा करते थे, ओवर आवर्स एंड डेज इस पानी को ट्रीट करते थे। नाउ और एक चीज ये है कि पानी का जो क्वालिटी है वो रोज चेंज होते जाता है। इनफैक्ट एक ही दिन के अंदर इसी बिल्डिंग में आप देखेंगे सुबह के टाइम पे पानी में ज्यादा ग्रे वाटर आएगा, उसके बाद जो लंच टाइम में किचन टिफिन वॉश होती है, ऑयल एंड ग्रीस आता है, वैसा पानी आएगा। तो बैक्टीरिया तो लिविंग क्रिएचर। अभी इस रूम में हम बैठे हैं, अचानक टेम्परेचर -50 हो जाएगा, उसके बाद +60 डिग्री सेल्सियस होगा, कितना अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो बैक्टीरिया के लिए भी वो वैसा ही शॉक है। तो इतनी जल्दी वो उसको अडेप्ट नहीं कर पाते, इसीलिए भी वो लोग बड़ा टैंक बनाते हैं ताकि दिन भर में सारा पानी आए, मिले, होमोजेनस हो जाए मिक्सचर, ताकि शॉक कम हो जाए। लेकिन आज जहां पर स्पेस की तंगी इतनी ज्यादा है, हम हर एक बिल्डिंग में जाते हैं, उधर पार्किंग तक के लिए जगह नहीं है, तो प्लांट्स के लिए तो जगह और भी कम मिलता है। तो आपको अगर 14 घंटे का टैंक चाहिए या 3 दिन का टैंक चाहिए, आपको स्टोरेज टैंक पानी के लिए मिलता है सिर्फ 7 घंटे का या 6 घंटे का, जो प्रोसेस टैंक भी उसका होता है। तो उसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ट्रीटमेंट हो नहीं पाती है, और वो बैक्टीरिया भी सर्वाइव नहीं कर पाती है। ये है हमारा कन्वेंशनल अप्रोच, जहां पर बैक्टीरियल ट्रीटमेंट इतना ज्यादा कंस्ट्रेंट फेस कर रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं कि ट्रीटमेंट का टेक्नोलॉजी खराब है, प्रॉब्लम ये कि हम उसकी कंडीशंस के साथ छेड़खानी कर रहे हैं जी। इसी चीज को बदलने के लिए हमने सोचा कि अगर हम पानी को ज्यादा तेज ट्रीट कर पाए तो फिर हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोरेज जो बड़ा कंस्ट्रेंट है उसके ऊपर उसके पार हम निकल सकते हैं और ट्रीटमेंट को ज्यादा इफेक्टिव बना पाएंगे जी। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ट्रीटमेंट चालू की, जिसको हम आज इलेक्ट्रॉक्स बुलाते हैं। टेक्नोलॉजी इज नॉन कॉन्टैक्ट माइक्रो इलेक्ट्रोलिसिस जी। आज हम इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई करते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो बनते हैं, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जब एक इलेक्ट्रोलाइट या फिर वेस्ट वाटर वो फ्लो करता है, उसमें जो पॉल्यूटेंट्स है उनके ऊपर चार्जेस रहते हैं, ये चार्जेस डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। डिस्टेबलाइज होने के बाद हम इनको जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, जो पानी में डिसॉल्व नहीं है, ऑयल है, ग्रीस है, कोलॉइड्स है, इनको हम पकड़ के बड़ा पार्टिकल बना देते हैं, जिसको हम कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन बुलाते हैं जी। पैरेलली पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड पॉल्यूटेंट्स हैं, इनको हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, जिससे इनका मॉलिक्यूलर लेवल पे ये टूट जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हम कोएगुलेंट, हमने जो पार्टिकल्स बड़े बड़े बनाए पॉल्यूटेंट को, इनके सरफेस पे भी हम बहुत सारा पॉल्यूटेंट एब्जॉर्ब करवा लेते हैं, उनके ऊपर वीक फोर्सेस से स्टिक कर जाते हैं। तो आप हर तरीके से पॉल्यूटेंट को पकड़, और ये सारी चीज सेकंड्स में होती है। आज के डेट पे सीवेज वाटर, हमने जो इलेक्ट्रिकल रिएक्टर बनाया है, सिर्फ 40 सेकंड में वो पानी को एनजीटी ने जो नॉर्म्स बताए उससे 3 गुना बेहतर नॉर्म तक पहुंचा रहा है। सर, मैं लोगों के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा इस चीज को। सीवेज का काला पानी जी, काला सीवेज का पानी को पीने लायक पानी आप कितनी देर में बना देते हैं? आज के डेट पे मैं एक चीज क्लैरिफाई करूंगा कि हम पीने लायक तक कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं नॉन पोर्टेबल तक लाने के लिए, क्योंकि नॉन पोर्टेबल में ही हम वाटर रिक्वायरमेंट का 80% तक हम केटर कर जाएंगे। 80% पोर्टेबल का मतलब क्या हुआ? जो पानी लिमिटेड ह्यूमन कॉन्टैक्ट में यूज होता है, जो पानी से आप गार्डनिंग कर सकते हैं, फ्लशिंग कर सकते हैं, कूलिंग टावर, इंडस्ट्री प्रोसेसेस कर सकते हैं, फ्लोर वॉशिंग, सोलर पैनल वॉशिंग, आपका व्हीकल वॉशिंग आप कर सकते हैं। इंसान के अंदर ना जाए पानी, बिल्कुल, आप इंसान उस पानी को इंजेस्ट ना करे, उसके अलावा बाकी लिमिटेड कॉन्टैक्ट में पानी है। इनफैक्ट हम जो पानी ट्रीट करके देते हैं उसमें पैथोजन लेवल, बैक्टीरिया लेवल 0 होता है जी। तो इट इज प्रीटी सेफ दैट वे जी। आज के डेट पे एनजीटी बोलती है कि हमारा जो ट्रीटमेंट होने के बाद जो पानी निकलेगा उसमें मैक्सिमम 50 ppm ऑफ सीओडी रहेगा जी, जो जिसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला जाता है। बीओडी का लोड 10 ppm रहेगा, जिसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला जाता है जी। आज के डेट पे हम जो सीओडी हिट कर रहे हैं वो 10 से 15 ppm है।
हमको 50 का लिमिट दिया गया, हम 10 से 15 पे हैं। बीओडी हमारा 10 का लिमिट है, हम 0 से 3 के अंदर है। बैक्टीरिया वगैरह कुछ नहीं है, बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं वो 3 गुना बेहतर तक हम पहुंच जा रहे हैं। सो जो पानी आज के डेट पे अच्छी ट्रीटमेंट करके लोग सिर्फ इरिगेशन या फ्लशिंग के लिए यूज करने की बात कर रहे थे, हम उनको बोल रहे हैं कि आप इरिगेशन फ्लशिंग के आगे जाइए, आप उस पानी से कूलिंग टावर चलाइए। हम एआई के जमाने में हैं, हर एक डेटा सेंटर करोड़ों लीटर पानी यूज करता है, क्योंकि डेटा सेंटर में जो हीट जनरेट होता है कंप्यूट प्रोसेसिंग से, वो हीट सबसे पहले पानी इज द मीडियम व्हिच ट्रांसफर्स द हीट आउट फ्रॉम द सर्किट। उसके बाद आप एयर कंडीशनिंग वगैरह करते हैं टू फॉर फर्दर कूलिंग ऑफ द सर्वर्स। तो जो करोड़ों लीटर पानी अभी हम आज यूज कर रहे हैं और आगे एआई के जमाने में जाके ये और 10 गुना बढ़ने वाला है, तो वहां पर तो ये पानी रिसाइकल करना और भी ज्यादा अनिवार्य हो गया है हमारे लिए। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए हमने अपने ट्रीटमेंट सिस्टम को इतना कॉम्पैक्ट बनाया, बिकॉज हम इतना जल्दी पानी ट्रीट कर पा रहे हैं, इतने हाई क्वालिटी तक ट्रीट कर पा रहे हैं, हमारा वो बहुत ही छोटा फुटप्रिंट हो गया है। आप अगर देखेंगे तो एक रेफ्रिजरेटर से जस्ट थोड़ा ही बड़ा है। आप इस छोटे से यूनिट को लेके किसी भी बिल्डिंग में तोड़फोड़ किए बिना उनके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है तो वो इससे पूरा पानी ट्रीट करके रीयूज कर सकते हैं। हम 99% पानी रिकवर करके दे देते हैं। अभी वो उसमें 80% यूज करे, 90% यूज करे, वो उनकी ऑफटेक एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन क्वालिटी और रिकवरी हम हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे आज के डेट पे दे पा रहे हैं अलग अलग जगहों पे। हमारा प्लांट अपना इनफैक्ट इज डूइंग सो मच ऑफ गुड वर्क इन मूविंग टुवर्ड्स द सस्टेनेबिलिटी, नेट वाटर न्यूट्रलिटी। तो बहुत कोशिश कर रही है। ये सारे लोग अपने पानी को ट्रीट कर रहे हैं और ट्रीट करके बहुत अच्छी मात्रा तक उस पानी को रीयूज करने का भी प्रयास कर रहे हैं एंड अपग्रेड भी कर रहे हैं हर जगह। तो ये टेक्नोलॉजी बेसिकली अभी ये हो गई है कि हमने जगह 90% तक जगह हम कम कर पाते हैं। कुछ कुछ जगहों में 50% होता है जहां पर हम रेट्रोफिट कर रहे हैं, पूरा सोल्यूशन अपना नहीं है। हम सॉलिड वेस्ट कम करते हैं क्योंकि अपने ट्रीटमेंट में हम केमिकल्स यूज नहीं करते हैं। हम केमिकल जो बोल रहे हैं सिर्फ रिएक्टर को साफ करने का केमिकल, तो केमिकल 97% कम हो जाता है, जिसकी वजह से आज हम इसको लीन केमिकल बुला रहे हैं, जीरो केमिकल नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि क्लीनिंग में तब भी थोड़ा बहुत लगता है। हम लोगों को सही चीज बताना चाहते हैं। तो ये सारी जो फर्क आ गई है, इससे आज के डेट पे कोई भी आदमी सोच सकता है कि मेरे छोटे से बिल्डिंग में जगह नहीं है, मैं फिर भी ये छोटा सा मॉड्यूलर यूनिट लगा सकता हूं, इसके साथ पानी ट्रीट कर सकता हूं, उधर ही रिसाइकल कर सकता हूं, जिससे मेरा डिपेंडेंस एक्सटर्नल वाटर सोर्स, म्युनिसिपल वाटर सोर्स, फ्रेश वाटर सोर्स के ऊपर कम हो जाएगा और मेरे पास मतलब मैं पैसे की सेविंग्स भी करूंगा उसमें और एनवायरमेंटली भी कंप्लायंट रहूंगा। तो हम लोगों को सिर्फ नहीं बोल रहे कि सस्टेनेबिलिटी कीजिए, हम बोल रहे हैं कि इकोनॉमिकली वायबल होते हुए सस्टेनेबिलिटी कीजिए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सर, इतना कमाल की टेक्नोलॉजी के साथ आप काम कर रहे हैं, इतना बड़ा सोल्यूशन आपके पास है, क्या प्रॉब्लम आ रही है लोगों को इसे एक्सेप्ट करने में, इंडस्ट्रीज को? या आपने बिल्डिंग्स की बात की, क्योंकि जब मैं इस बारे में सुनता हूं तो मुझे लगता है यार, अगर मैं किसी बिल्डिंग का सेक्रेटरी होता तो मैं तो कल ये चीज करवा देता, मैं तो अगर मेरे पास कोई अथॉरिटी होती तो मैं तो कल इस चीज को इंप्लीमेंट करता। तो तकलीफ क्या आती है सर? देखिए, कोई एक चीज, कोई एक टेक्नोलॉजी, कोई एक अप्रोच जो सालों से चलती आ रही है जी, जब आप उसमें एक चेंज लाने की बात करते हैं, वहां पर आप बिहेवियरल चेंज की बात करते हैं जी, एट ए पर्सनल लेवल, एट ए बिजनेस लेवल, एट ए सोसाइटी लेवल एंड एट ए कंट्री लेवल जी। हम ये बोल रहे हैं कि आप सालों से ये करते आ रहे थे, आप वो मत कीजिए, या फिर अपने काम के साथ इस चीज को जोड़िए। हम ये चीज की बात कर रहे हैं। अभी ये जो हम जिन वैल्यूज की बात कर रहे हैं, जिन यूएसपीस की बात कर रहे हैं, जिन सेविंग्स की बात कर रहे हैं, जब आदमी यूज करना शुरू करता है तब उसको एक एक करके ये चीज पता रहता है और फिर वही कस्टमर बार बार हमारे पास आना शुरू करता है। लेकिन इसका एक पाथवे, ये अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम, बिहेवियरल चेंज स्प्रेड करने का काम, एंड जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, जो केमिकल्स में उनका बिजनेस है, उनकी दे हैव देयर ओन कंसल्टेंट्स, उनका पूरा बिजनेस फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड है, एक लॉबी है, उनकी एक लॉबी है। तो उस चीज के खिलाफ आप खड़े रह के लोगों को सही चीज का अनुमान दिला के कि ये चीज हो सकती है, ये एक्चुअली चीपर है। आज के डेट पे बहुत बार ये होता है कि लोग पानी ट्रीट भी नहीं करते, इसीलिए तो स्टैटिस्टिक अपना ऐसा है कि 72% वाटर इज गोइंग अनट्रीटेड इनटू फ्रेश वाटर बॉडीज। तो जो प्लांट्स लगे भी हुए हैं वो प्लांट्स भी सही तरीके से कर नहीं पा रही है। तो आप जब एक आदमी को जाके बोलते हैं कि आपका प्लांट सही नहीं चल रहा, उसका पहला रिएक्शन है कि आप कैसे बोल रहे हैं मेरा प्लांट नहीं चल रहा। ठीक बात है। तो इस चीज को ओवरकम करना, उनको ये बताना कि आप
प्लांट को जब सही कर रहे हैं, आप पानी को ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपका खर्चा बढ़ेगा, उल्टा आगे जाके आपका खर्चा कम होगा। तो इसमें एक टाइम लगता है। जो चीज हमने कोशिश की है, हमने इंडस्ट्री में यह बैरियर धीरे धीरे तोड़ा है। आज हमारी एक्सेप्टेबिलिटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हो चुकी है। हमने हाल ही में कोशिश करना शुरू किया कि हम होटल्स में भी देना शुरू करें। इसमें लीड लिया उन्होंने, अपने प्रॉपर्टी में जो उन्होंने अपना सोल्यूशन लगाया, उसने अभी अपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज में सोल्यूशन लगाया जी। क्योंकि उन लोगों को भी एहसास हो रहा है कि टुवर्ड्स इन आवर गोल फॉर नेट वाटर न्यूट्रलिटी, ये सोल्यूशन हमें बहुत आगे तक ले सकती है। वी आर फ्यूचर रेडी। हम ये नहीं बोल रहे कि आज जब सोल्यूशन लगाएंगे तो कल कुछ बदलेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको सोल्यूशन बदलना है। ये सोल्यूशन आगे की तैयारी के साथ आपको हम ऑफर कर रहे हैं। ये सोल्यूशन आगे की तैयारी के साथ आपको अच्छे पानी का वादा दे रहा है। तो ये जो अवेयरनेस है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, हम उनकी बिजनेस पोजीशनिंग चेंज कर रहे हैं। किसी ने ऑलरेडी पैसा लगाया, हम उसको बोल रहे हैं कि ठीक है हम आपकी पेबैक बढ़ाएंगे। तो वो कन्विंसिंग में जो टाइम लगता है जी, प्लस आपने जैसे सही बोला कि एक लॉबी है, उस लॉबी को समझाना कि दिस इज अ बेटर अप्रोच, ये सारी चीजों में हमें टाइम लग रहा है। और आई वुड से कि हम 5 साल पहले जहां थे या 3 साल पहले जहां थे, आज हम एक बहुत ही बेहतर मुकाम पे हैं कि लोगों की एक्सेप्टेंस इस पे बढ़ी है। मैं खुश हूं इस चीज के बारे में बोलते हुए कि हमारे देश में लोग एक्चुअली अच्छे रास्ते पे निकल चुके हैं, कंप्लायंस बढ़ रही है, फैक्ट्रीज वाटर रिसाइकल करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी एनर्जी फुटप्रिंट कम करने के बारे में सोच रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रदूषित पानी को बाहर भेजने से पहले एटलीस्ट 2-3 बार सोच रहे हैं। ये पहले नहीं होता था। ये जितनी भी सर कॉर्पोरेट सोसाइटीज हैं यहाँ पे, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, इन सब में आपका ये सोल्यूशन काम कर सकता है? बिल्कुल, इन सब में, किसी भी, कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी फैक्ट्री हो, घर हो, कुछ भी हो, अगर उधर आप पानी को यूज कर रहे हैं तो आप वेस्ट वाटर जनरेट करेंगे, और वो वेस्ट वाटर हम ट्रीट करके आपको रीयूजेबल फॉर्म में वापस देंगे, और वो भी इकोनॉमिकली देंगे। तो यूटिलिटी हर जगह है इसकी। सर कि आपने तो देश घूमा है, दुनिया घूमी है, कितना बड़ा प्रॉब्लम लोग ये मानते हैं कि पानी का है? क्या लोग इसे बहुत ही सरफेस लेवल पे डील कर लेते हैं कि यार ये तो पानी, सरकार पानी नहीं दे पाती है? इसके अलावा क्या इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से, अगर मैं आपसे कहूं कि 100% पॉपुलेशन में से आप क्या कहेंगे कितने परसेंटेज लोगों को इसके आगे का कॉज पता भी होगा? देखिए, अगर हम 100% पॉपुलेशन की बात करें, आज के डेट पे शायद 10% लोगों को पता होगा कि पानी का आगे जाके क्या सिचुएशन होने वाला है और उनका लाइफ कैसे उस पे इम्पैक्टेड होगा। आज भी क्या, किस वजह से मुझे पानी सही से नहीं मिल रहा है, या जो पानी मिल रहा है उसकी क्या क्वालिटी है, या आरओ के पानी के अलावा जो सोल्यूशन है, इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं डोमेस्टिक पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, उनको कितना इस बारे में अवेयरनेस होगी? देखिए, एक चीज यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हम सॉल्यूशंस किस तरीके से यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसका इंपॉर्टेंस बहुत है इस आंसर पे। आप ये देखिए कि आज के डेट पे कहीं पर भी हम प्रदूषित पानी के बारे में सोचते हैं, आरओ के बारे में सोचते हैं। अभी ये मैं आरओ के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ आरओ एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि आरओ में थोड़ा प्रतिशत पानी ट्रीट होके आगे निकलता है और थोड़ा रिजेक्ट होता है। अब ड्रिंकिंग वाटर की बात हम कर रहे हैं, तो इस बॉटल में जो ड्रिंकिंग वाटर है, इसको बनाने में 10 लीटर पानी अगर हमने आरओ से पास किया, 3 लीटर पानी आगे निकलेगा हमारे यूज के लिए, 7 लीटर पानी रिजेक्ट होगा, जिसमें सारा पोल्यूटेंट रहेगा। तो हमें ये देखना है कि हम आरओ में पानी डाले बिना कितना पानी रीयूज कर सकते हैं पहले। तो आज के डेट पे आप अगर देखेंगे, आपके लाइफ में 80% जो एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ में या इंडस्ट्रीज में, इनमें ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत है नहीं जी। बिकॉज हमने हर जगह गलत सिस्टम्स को सब में आरओ डाल दिया है, या सब में प्रोसेसेस ऐसे डाल दिए हैं जो इधर अंडर डिजाइंड या ओवर डिजाइंड है। लोगों को ये समझ में आया ही नहीं है कि अरे पानी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशंस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, हमने हमारे एप्लीकेशंस के हिसाब से पानी की यूटिलिटी को जज नहीं किया है। हमने हमारे वाटर बैलेंस को, कि किधर कौन सा क्वालिटी का पानी चाहिए, उसको सही तरीके से जज नहीं किया है। अगर हम इसको सही तरीके से जज करेंगे तो लोगों को धीरे धीरे दिखेगा कि ओके, मैं यहाँ पर नॉन पोर्टेबल ग्रेड पानी, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो यूज करूंगा, यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर है बस यही यूज करूंगा, मेरी रिजेक्ट कम हो जाएगी। जब लोगों को इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट इसकी वजह से दिखना शुरू होगा, धीरे धीरे अवेयरनेस स्प्रेड्स। एनीथिंग दैट इज फाइनेंशियली सस्टेनेबल, पीपल विल अडॉप्ट इट। आज के डेट पे अवेयरनेस बहुत जगह पे इसलिए अटकी भी हुई है कि ऑलमोस्ट 90% डिप्लॉयड प्लांट्स इन द कंट्री हैव अ डाउन टाइम ऑफ मोर देन 40%। तो जिन लोगों ने पानी के ऊपर खर्चा भी किया था, उन लोगों का भरोसा टूट गया था। अभी हम जिस जर्नी में हम ये भरोसा वापस दिला रहे हैं उनको कि अगर 10% लोगों ने पानी पे काम किया था, वो 10% लोगों का भरोसा जागेगा, वो और 10% लोगों को लाएंगे कि अगले 5 साल में
भारत देश में एटलीस्ट 30 से 40% लोग भी अगर इस पे काम कर गए, हमारी टोटल वाटर रिसाइकलिंग एबिलिटी आज के डेट पे विच इज बिलो 10% रीयूज चालू है देश में। इनफैक्ट 10% भी बहुत बड़ा नंबर बताया मैंने, 5% के नीचे है ओवरऑल एवरेज रीयूज। ये वाला नंबर बढ़ जाएगा अक्रॉस एस्टेब्लिशमेंट्स। हम इस नंबर को 30 तक बढ़ा देंगे। इवन 30% रीयूज तक अगर हमने बढ़ा दिया बाय 2030, वी वुड हैव डन अ ग्रेट जॉब। एंड अगर ओवर द नेक्स्ट डिकेड आफ्टर दैट अप टू 2040 ये 30% को हमें 60 तक जाना है, क्योंकि हम 80% के ऊपर जा सकते हैं। इजराइल ने ये करके दिखाया है, सिंगापुर ने करके दिखाया है। अगर इन दो देशों ने करके दिखाया तो भारत तो हर चीज में आगे रह सकता है। तो हम ये चीज कर सकते हैं और हमारा पॉपुलेशन भी ज्यादा है, हमारे लिए करना जरूरी है। ब्रिलियंट सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही कमाल की बात है कि इस टॉपिक के बारे में शायद मैं कभी जिंदगी में सोचता भी नहीं था, और आज इस डिटेल में जान के इस चीज के बारे में मुझे इतना नया पर्सपेक्टिव मिला है पानी को लेकर। इतना मुझे आई एम क्वाइट श्योर कि जो लोग सुनेंगे इसको उनको भी बहुत ही आंख खोलने वाली बात जो आपने की है वो बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो काम आप कर रहे हैं वो सिर्फ महज, आई एम श्योर आपकी कंपनी है, सब कुछ है, लेकिन महज पैसे के लिए नहीं है। इट्स अ वेरी बिग सोशल कॉज ऑल्सो, एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच फॉर सर्विंग आवर कंट्री लाइक दिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू जेके सुपर पॉडकास्ट। सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, ये मौका दिया लोगों तक पहुंचने का। हम चाहते हैं बहुत लोग हमारे साथ जुड़े जी, और इस कॉज में जुड़े, ताकि हम आगे बढ़ते हुए एक नेट वाटर न्यूट्रल फ्यूचर और वाटर सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ठोस कदम उठाएं और लोगों के साथ जुड़ते हुए हमारे एनवायरनमेंट को और बेटर बनाएं और हमारे पास जितना पानी बचा है उस पानी का सही उपयोग कर पाए। जी सर, ये जो आपका कमाल का काम है, जो आप ट्रीटमेंट यूज करते हो और बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है, इसमें सर आजकल ऐसा कोई काम ही नहीं बचा जिसमें एआई नहीं यूज होता हो। तो आप भी कुछ एआई यूज करते हैं? बिल्कुल, इस सवाल का आंसर देते हुए मैं ये बताऊंगा कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, हमारा ट्रीटमेंट सिर्फ चंद सेकंड्स में हो जाता है, तो हमारे प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम्स इस पे रन कर रहे हैं। आज के डेट पे हमने ये सॉफ्टवेयर लेयर बनाया है जिसमें हम ना ही अपने पानी के प्लांट का हेल्थ जान सकते हैं, उसके फेलियर को प्रेडिक्ट कर पाते हैं, उसको ऑटोमेटिकली सही वर्किंग कंडीशन के लिए रीसेट कर पाते हैं, हम जो क्वालिटी आने वाली है उसको प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। और ये सिर्फ एक सिंगल पानी के प्लांट को जो एक एसेट हुआ, सिर्फ उसकी बात नहीं है। अगर 15 प्लांट 15 अलग लोकेशन पे चल रही है, हमारा जो आज के डेट पे जो एआई का लेयर है सॉफ्टवेयर का, उसके बेसिस पे हम 15 के 15 प्लांट्स का बेसलाइन सेट कर पा रहे हैं और वाटर बैलेंस प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, इनकी हेल्थ और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस पे ये सारा एक पॉजिटिव इंपैक्ट ला पा रहे हैं। तो ये ट्रीटमेंट बेहतर हो रही है, लोगों का पैसा ज्यादा बच रहा है और हमारा जो इंटरवेंशन है वो ज्यादा सही टाइम पे हो पा रहा है। जी, कमाल सर। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, फास्ट फैशन, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब जो इंडस्ट्रीज है में बहुत वाटर वेस्ट होता होगा। इस पूरी इंडस्ट्री में वाटर वेस्ट को लेके गवर्नमेंट के कुछ कंप्लायंसेस होंगे, कुछ नए रूल्स होंगे, इनमें आप किस तरह अपना योगदान दे पा रहे हैं सर? जी, हाल ही में आपने सुना होगा कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज बहुत पॉपुलर हो गया है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मतलब क्या हो गया सर? जी, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का मतलब ये है कि कोई भी फैक्ट्री या फैसिलिटी है, वो जितना पानी अंदर ले रही है अपने प्रोसेसेस के लिए, वो पूरा पानी वो रिसाइकल करेगी, रीयूज करेगी, अपने फैसिलिटी के बाहर एक बूंद पानी जाने नहीं देगी। उसका मतलब है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। आज के डेट पे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज करने के लिए एक प्रोसेस में नॉन पोर्टेबल रीयूज एप्लीकेशंस का भी पानी चाहिए होता है। कुछ कुछ जगहों पे ड्रिंकिंग वाटर ग्रेड का, जो आरओ का परमिएट निकलता है, उस ग्रेड का पानी चाहिए होता है। अभी आज के डेट पे जो ट्रीटमेंट होती है, हम इनके ट्रीटमेंट प्लांट्स को पहले से बेहतर बना सकते हैं। जिन लोगों के पास ट्रीटमेंट प्लांट है नहीं, हम इस पानी को बहुत ही हाई ग्रेड तक ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीट करके ये पानी उनका 80% रिक्वायरमेंट तो वही हो जाएगा, और जो बाकी पोर्टेबल ग्रेड का होगा, हमारा सिस्टम आरओ के साथ जुड़ के बहुत हाई रिकवरी रेट दे सकता है। इनफैक्ट आप 2 करोड़ लीटर का एक स्टील प्लांट में अगर काम कर रहे हैं, उधर हम 97.5% रिसाइकल करके आपको दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और जिसके पास ऑलरेडी प्लांट है, उधर अगर उनका रिकवरी कम हो रहा है और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की तरफ बढ़ रहे हैं, हम उनके साथ, हमारी इंदिरा के इलेक्ट्रॉक्स सोल्यूशन के साथ, हम उनके आरओ के पहले आ सकते हैं, उसमें जो पोल्यूटेंट्स है और कम कर सकते हैं, ताकि आरओ की रिकवरी बढ़ जाए, रिजेक्ट कम हो जाए। इससे क्या होगा कि जो पानी एंड में एवेपोरेटर तक जाता है, जिससे जो बचा कुचा पानी रहता है उसको एवेपोरेट करके सॉल्ट निकल जाता है, वो प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव है। वो नॉर्मल ट्रीटमेंट कॉस्ट के जगह उसका कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 6 से 7 गुना ज्यादा है। तो उसी पानी की क्वांटिटी अगर हमने बहुत कम कर दी,
तो वो कॉस्ट भी कम होगी। 25-30% कम हो जाती है ओवरऑल में। जी तो ये ऐसा एक अलग सा योगदान उनके ऊपर आ सकता है कि उनकी ट्रीटमेंट कॉस्ट कम होगी, रिकवरी भी बढ़ी जी। और ओवरऑल फुटप्रिंट इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट जी। सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, जी सर। रियल प्लेजर।